प्रॉपर्टी एक ऐसा मार्केट है जिसमें लोगों का बड़ा भरोसा होता है और उनको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। बहुत जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई को मैच करके प्रॉपर्टी की प्राइसेस बियॉन्ड अ लेवल नहीं बढ़। जो गरीब हैं या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए पैसा बनाने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, कैसे करेंगे वो? बहुत इंटरचेंजेबल वर्ड यूज होता है कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, पर वो सोचते हैं कि पैसा कमाना ही पैसा बनाना है। अच्छा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर जब बात करते हैं तो लगता है जैसे एक हर्ड मेंटलिटी है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा बन रहा है, ठीक है, और 10 साल में अगर आपने इंडिया में पैसा लगाया होता म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आपका रिटर्न आती 100% केस पे। बट मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया 70-80% केस पे रिटर्न नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं ग्रीडी था। जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इस देश में वो थोड़ा चिंता का विषय है। जैसे जब शुरू हुआ तब भी 2.15 के आसपास था, आज की तारीख में भी 4 से बहुत नीचे है, इस साल और कम हो गया है। हमारे लाइसेंस लोग बहुत कम है। जो इंडिया की रेगुलेशन है, जो इंश्योरेंस में अगर हर एक आदमी को बेचने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉग्स में आपका स्वागत है। हर कोई जिसके पास पैसा है वो पैसा बनाना चाहता है, और जिसके पास पैसा नहीं है पैसा वो भी बनाना चाहता है। पैसे बनाने के लिए हुनर क्या चाहिए, अक्ल क्या चाहिए, ज्ञान क्या चाहिए और जानकारी क्या चाहिए, इस पे अगर कोई आपको बताए तो आप उसको सुनना चाहेंगे? आज एक ऐसे ही हमारे पास मेहमान है जो बताएंगे आपको कि पैसा कैसे बनाया जाता है, रिच कैसे हुआ जा सकता है, वेल्दी कैसे हुआ जा सकता है, मार्केट में पैसा कैसे लगाएंगे उसका रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएंगे उसका रिटर्न क्या है। इन सब बातों की जानकारी आज देंगे वो, बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। संजीव बजाज साहब हैं, ज्वाइंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज कैपिटल के। देश के बड़े नाम हैं ये, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग में के टॉप 5 से 10 लोगों में इनका नाम आता है इस देश में। जो जानना चाहता है कि पैसे की क्या अहमियत है और ज्यादा पैसा कैसे बनाएंगे, उसके लिए आज का मौका जो है वो बहुत बढ़िया है। बजाज साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आया था बड़ा एक मोटा पुलिंदा लेके आपके पास सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि पूरी बातचीत की दिशा ही आज अलग है। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो लोग वो लोग जो गरीब हैं या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए पैसा बनाने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, कैसे करेंगे वो? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना और पैसा बनाना अलग चीज है। वो एक चीज नहीं है, ठीक है। पैसे काफी लोग कमाते हैं, बट वो पैसे को आप कैसे यूज करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उसकी आप यूटिलाइज करते हो, उसका मतलब होता है पैसा बनाना, ठीक है। ये ना एक बहुत इंटरचेंजेबल वर्ड यूज होता है कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, पर वो सोचते हैं कि पैसा कमाना ही पैसा बनाना है। बट अगर आप सपोज 1 लाख रुपए कमाते हो और आप 1.5 लाख रुपए खर्च देते हो लोन लेके, तो आप पैसा बना रहे हो कि पैसा गवा रहे हो? जी। ठीक है। तो पैसा कमाने को पैसा बनाना नहीं बोलते। पैसा बनाने का मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं रिच और वेल्दी में डिफरेंस। रिच का मतलब होता है कि आपके पास आज पैसा है। वेल्दी का मतलब है कि आपके पास पैसा है कि उस पैसे पे आप पूरी जिंदगी जी सको, ठीक है। तो आपको एक वेल्दी बनना है, आपको पैसा बनाना है जी, ठीक है, जिससे आप एक बेटर लाइफ जी सको जो आप आज जी रहे हो, जिससे आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सको जो आज आप नहीं कर सक रहे, तो उसको बोलते हैं पैसा बनाना। एंड इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। जो बजाज कैपिटल का मिशन है यही है कि हर एक घर में हमें फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी लानी है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि आप आएगी। देखिए, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग समझते नहीं है कि भैया पैसा बनाते कैसे। वो सोचते हैं पैसा कमाना ही बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का सबसे पहला एम है नॉट सेविंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है बचाओ जो आपका है। तो इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, कि भाई आज मैंने घर बना लिया या मेरे पुश्तानी घर है जी,
मैंने उसकी इंश्योरेंस ले रखी है, कल अर्थक्वेक आ गया, कल बाढ़ आ गई, मेरा घर डूब गया, मेरे घर को कुछ हो गया, ठीक है, तो मेरा अगर 1 करोड़ रुपए का भी घर है, मेरा प्रीमियम कितना होता है? 2-5 हजार रुपए जी। उस 5 हजार रुपए को बचाने के लिए अगर मैं 1 करोड़ रुपए का नया घर बना सकता हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी है, कल चोरी हो जाती है, ठीक है, मैंने अगर राइट इंश्योरेंस नहीं ली हुई, मेरी 15 लाख की गाड़ी है, तो मुझे 15 लाख अपनी जेब से देना पड़ेगा जी। आपने एक रिटर्न टू इनवॉइस फीचर नहीं चूज किया, ठीक है, तो आपका डिप्रिशिएटेड वैल्यू 5 साल पुरानी गाड़ी है, आपको 3-4 लाख रुपए मिलेगी, और नई गाड़ी जो आपकी स्टैंडर्ड की है वो तो 18-20 लाख की हो गई। बट अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस है, जिससे आपका प्रीमियम में भी 500-800 रुपए बढ़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग समझना चाहता है या उसमें कूदना चाहता है, उसको समझना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो इंश्योरेंस है। पहली सीढ़ी है इंश्योरेंस की, जो आपके पास है उसको बचाओ, उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जो आपका पैसा बन गया है, अगर आप किसी भी फैमिली में देखते हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, आपसे कोई लोग बोलते हैं यार पैसे बोरो करना है पैसे, तो या 80% ऑफ द केसेस में कोई फैमिली हेल्थ इमरजेंसी होती है, किसी को बीमारी हो गई, किसी को बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है उसमें, ठीक है, तो उसके वो इसलिए प्रॉब्लम है बिकॉज उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत छोटी थी जी जी, ठीक है। तो सबसे पहले एक पैसा बनाने का स्टेप होता है कि जो आपके पास एसेट्स बन गए हैं उनको प्रोटेक्ट करो। आपके एसेट्स क्या, आपके घर, आपकी गाड़ियां, आपकी आर्ट, आपकी जो हेल्थ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। देन अपनी लाइफ, कि ठीक है यार मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, ठीक है, तो वो पूरे होने चाहिए। अब मैं लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक और बात बताता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस लोग सोचते हैं कि यंग लोगों के लिए, लाइफ इंश्योरेंस हर एक आदमी के लिए, बिकॉज आज की डेट में 99 ईयर टर्म अवेलेबल होती है। कितने लोग 99 तक रह जिएंगे? बहुत कम, ठीक है। तो आपको अगर अपने बच्चे को सपोज 2 करोड़ रुपए देना है, या तो आप अपना 2 करोड़ अलग रख दो और आप उसके ब्याज पे जियो, ठीक है, ठुक ठुक के, या आप उसकी एक इंश्योरेंस ले लो कि 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है, 2 करोड़ में उसको मिल जाएगा, 99 ईयर तक तो जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो उसको 2 करोड़ मिल जाएगा और आपका 2 करोड़ फ्री हो गया। अगर उस 2 करोड़ में से 40-50 लाख आपका प्रीमियम भी चला गया, 1.5 करोड़ रुपए तो आपकी जेब में बचा ना जी, ठीक है। तो ये जो एक बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी ट्वीक्स होती हैं, इनको, ये होता है फर्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी का, ठीक है। कि पहले जो आपने बना लिया, इसको तो बचाओ, ठीक है। लोग सोचते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मैंने पैसा रखना शुरू कर दिया, तो मैं फाइनेंशियल प्रोस्पेरस हो गया। अगर आपने सिप भी शुरू कर दी, 5,000 रुपए की सिप पे आपने 5 साल भी की, ठीक है, तो आपके पास 3 लाख रुपए बचा है, ठीक है। अगर आपके फादर को या किसी को कोई बड़ी सर्जरी वर्जरी करानी है, 15 लाख रुपए लग गया, तो कहां से लाओगे आप? आपका तो पूरी नेटवर्क नेगेटिव हो गई ना, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का लोन चढ़ गया। आप लाइफ नॉन लाइफ दोनों की बात कर रहे हैं, कोई मिला के इंश्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये नहीं है कि देखो मैं कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में एक सबसे बड़ी गलती होती है कि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप इंश्योरेंस होता है, जो लोग नहीं समझते। लोगों को बहुत ज्ञान देने वाले अब लोग अवेलेबल हैं कि भाई आप ये करो वो करो, बट वो नहीं बताते कि भाई अगर प्रॉस्पेरिटी आपको अपनी लाइफ में लानी है तो पहले जो आपका एसेट बन गए उनको प्रोटेक्ट करो। दूसरा स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप सेव करो, ठीक है। उसमें 2 तरीके होते हैं। लोग होते हैं कि मैं कमाता हूँ, खर्चता हूँ और फिर बचाता हूँ। उससे आप कहाँ पे रिच बनोगे? आप पहले कमाओ, ठीक है, फिर बचाओ। तो बचाना शुड बी एन आर्ट, कि भाई मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे घर बनाना है, घर के लिए EMI देनी है, वो भी बचाना है, ठीक है। मुझे अपना एक कॉर्पस क्रिएट करना है 5 करोड़ रुपए का, या 2 करोड़ रुपए का, या 1 करोड़ रुपए का। उसके लिए मुझे 3,000 रुपए सिप करना पड़ेगा 25 साल के लिए, या ठीक है, या बोलते हैं 5,000 रुपए की सिप करो, 15% की रिटर्न अगर मार्केट दे देती है तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाता है, ठीक है, और हर 5 साल पे वो डबल हो जाएगा। तो आप उस बेसिकली इसको 15-15-15 का फॉर्मूला कहते हैं। आप अगर सिंपल देखो कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी चलती है, तो दूसरा होता है कि भाई आप अपने एक टारगेट बनाओ कि पहले मैं कमाऊं, फिर मैं बचाऊं, फिर मेरा जो बच गया उसको मैं खर्चूं, उससे मैं अपनी जिंदगी जीऊं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा ही बचाओ, ठीक है, कंजूस बनने को नहीं बोल रहा, खर्चे नहीं है, जिंदगी जियोगे नहीं तो फायदा क्या है। जो बात आप कह रहे हैं वो लार्जली अवेयर जनता के लिए कह रहे हैं, जो थोड़ा एजुकेटेड हैं, जिनका एक्सेस है न्यूज से,
देश की बड़ी भारी आबादी है जिनके पास इन सब किस्म की कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए वो कैसे इसमें शामिल होंगे? आजकल हर एक को जानकारी है यार, ऐसा कोई नहीं है। आप लगा लो, हर एक जगह, हर एक गांव में यूट्यूब देखा जा रहा है, हर गांव में सोशल मीडिया देखा जा रहा है, हर गांव पे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, आया ना। तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड 100 रुपए पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपके अंदर एक जील होनी चाहिए कि मुझे वेल्दी बनना है, ठीक है। मुझे एक दिन चाहिए कि मैं अपने मन से काम करूं, ना कि मुझे काम करना पड़ रहा है जीने के लिए, ठीक है। मैं अपनी खुशी खुशी काम करूं। तो अगर ये आप में जील है, आप इसका एक प्रोसेस बनाते हो, तो आप वेल्दी बन सकते हो, ठीक है। और उसमें आप वेदर और जो रिच होता है, ठीक है, हर एक के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है। आपकी रिच की डेफिनेशन में भी 5-10 करोड़ होगी, जी जी, ठीक है। मुकेश अंबानी साहब की डेफिनेशन बहुत अलग होगी, ठीक है। किसी तीसरे आदमी की डेफिनेशन बहुत अलग होगी। और आपके घर पे जो काम करता है कुक, उसकी डेफिनेशन में अगर उसके पास 10 लाख रुपए भी है तो अपने आप को बहुत अमीर समझेगा, ठीक है। तो अमीर इज अ स्ट्रेचेबल डेफिनेशन कहते हैं, वो हर एक आदमी के लिए अलग है। तो जो आप एक कॉमन आदमी की बात कर रहे हो, अगर उसने 3-4 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी कमा लिए और उसके पास बैंक में पड़ा है, उसका अपना घर है, ठीक है, उसको अपना खेत है, उधर से सब्जियां आती है, ठीक है। तो वो अपना बीच में से उसको अगर सिस्टमैटिक विड्रॉल करके अच्छी तरह चलाता है, ठीक है, तो अपना 8-10 हजार रुपए का खर्चा निकाल सकता है और जिंदगी भर वो पैसा चल जाएगा, ठीक है। तो वो भी अमीर है। अच्छा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे जब बात करते हैं तो लगता है जैसे एक हर्ड मेंटलिटी है, बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये मिथ है या वो सच्चाई है? जैसे पर्सनली मेरे मानने पर नहीं जाइए, जैसे मार्केट में पैसा डुबाना उतना ही बड़ा मिथ है जितना बड़ा कि मार्केट में पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड के लाइट में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मेरी एक सेइंग है, ये मेरी कोटेशन है जी, कि जो दो टाइप के लोग होते हैं। एक स्मार्ट लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, और एक ओवर स्मार्ट लोग होते हैं वो जो पैसा गवाते हैं या कुछ करते ही नहीं है, सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट बनना है, लाइफ में कुछ करोगे तो रिटर्न आएगी, ठीक है। तो हम सोचते रह जाएं कि हम म्यूचुअल फंड लेंगे, रिटर्न आएगी नहीं आएगी, क्या करें, कैसे करें, कितना रिस्क है, तो बनेगा ही नहीं। आपको सबसे पहले देखना है कि यार इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आपका बिलीफ है कि नहीं, इंडिया ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, इंडिया की इकोनॉमी फंडामेंटल्स अच्छी हैं कि नहीं, वो है, ठीक है। इंडिया इज अ बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है, ठीक है। इंडिया जो एक पहले 20 साल पहले लोगों से बात करो क्या अल्टीमेट जॉब है, तो बोलते थे कॉल सेंटर में काम करना है। आज की डेट फिर बना के भाई मैंने आईटी सर्विसेज में काम करना है, ठीक है। आज की डेट में भाई मैंने हाई एंड टेक्निकल में काम करना है। अलग अलग चेंज होती जा रही है डेफिनेशन। देन फाइनेंशियल सर्विसेज की रेवोल्यूशन आई, आज की डेट में हर एक आदमी वेल्थ मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है। तो ये जो पूरे हम इवॉल्व कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव व्यू से सोचोगे तो आपको लगेगा यार कहीं नहीं जा रहा, पर उन्हीं का नुकसान होता है। देखो, लाइफ में आपको पॉजिटिव होना ही पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ता है। मेरे फादर की एक बड़ी अच्छी सेइंग होती थी, कहते हैं देखो 90% लोग अच्छे हैं, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, 9% को बहुत मुश्किल है, उनको आप कन्विंस कर सकते हो, 1% तो भगवान में नहीं मानते, ठीक है। तो उन 1% के चक्कर में 99% को ब्लेम मत करो जी। तो आप अपना एक्शन करिए, ठीक है। तो ये जो आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, आपने इसका पार्टिसिपेट करना है। आपने देखना है कि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, मैं अच्छी कंपनीज में लगाऊं। जैसे आपने बोला कि हाँ, म्यूचुअल फंड्स में पैसा बन रहा है, ठीक है। और 10 साल में अगर आपने इंडिया में पैसा लगाया होता म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आपका रिटर्न आती 100% केस पे। बट मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया 70-80% केस पे रिटर्न नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं ग्रीडी था, ठीक है। आपने आप मार्केट में अगर 12-14% था, आपने 18-20% लगाना है, तो आपने बहुत ज्यादा ग्रीड किया। ग्रीड करोगे तो रिटर्न नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। और जब हायर द रिस्क है तो वो रिस्क कभी ना कभी तो आपको बाइट करेगा ही ना, नहीं तो क्यों आपको उस पे हाई रिस्क है, ठीक है। तो बियॉन्ड द लेवल अगर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तो मत लो, ठीक है। अगर आप सिंपल, लोग बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड में कौन से फंड में लगाऊं,
मैं बोलता हूँ चलो अगर आपने नई एडवाइजर से एडवाइस लेनी, ठीक है, बजाज कैपिटल में आप नहीं आना चाहते, तो एक सिंपल मल्टी कैप फंड चूज कर लो। मल्टी कैप का मतलब आपका पैसा डिवाइड होएगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, ठीक है, और लार्ज कैप बढ़ेंगे तो उधर से रिडीम करके आपका स्मॉल और मिड कैप में लगा देंगे। मिड कैप की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो लार्ज और स्मॉल में चली जाएगी। स्मॉल कैप की तो आपकी ऑटो बैलेंसिंग हो रही है बाय द फंड मैनेजर ऑन योर बिहाफ। बिना रिस्क है। रिस्क तो है ही, देखो रिस्क तो थोड़ा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इट विल गिव यू एन ऑप्टिमम रिटर्न। बेस्ट है, देखो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर को अपने साथ चलाना है, और आपको सबसे पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन नॉलेज बनानी है। बिकॉज अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो आप एक यू आर टू गलेबल बोलते हैं ना कि यार वो बकरा है तो तो फिर वो आप एक आदमी को, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप कब तक एक आदमी को लालच आता रहेगा, यार इसको तो कुछ नहीं पता, इसको तो कुछ नहीं पता। बट अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली अवेयर हो तो आपका एडवाइजर आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेगा, आपको बहुत अच्छी। हिंदुस्तान में ऐसे लोग होंगे, आप तो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, जो आपके जिस हिसाब से, जिस स्कीम ऑफ थिंग्स में आप सोचते हैं, जो फाइनेंशियली अवेयर हैं और जो पैसा बना रहे हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज होगा। मैं तो अच्छा होता मैं डेटा देख के आता, पर वो है नहीं, देख के नहीं लगता। हाँ, वो देख के इसलिए नहीं लगता बिकॉज हम वेट करते रह जाते हैं। ठीक है, आई एग्री के है, बट जैसे हमारा अपना ही इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कोर्स सिखाता है, वो जो वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्स है फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, आज की डेट में 70-80% लोग जो CFPs हैं उससे है। एंड और आज की डेट में जाओ तो बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। ये पूरा एक आर्ट है, सब्जेक्ट है, इसमें मैंने नहीं लिखा, ये ग्लोबल सब्जेक्ट है। इसमें आप एक भाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, पैसे को कैसे देखते हो, पैसे का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि भाई रिटर्न बेयरिंग एसेट कौन सा है, नॉन रिटर्न बेयरिंग एसेट कौन सा है, कौन सा एसेट एप्रिशिएट करता है, कौन सा एसेट डिप्रिशिएट करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अगर एक सोने की चेन खरीद लेते हो, वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, आस्ता आस्ता बढ़ेगा या बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, जैसे लास्ट 1-1.5 साल में बढ़ गया, बट वो एप्रिशिएट करेगा। बट आप एक आईफोन खरीद लेते हो तो वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, वो खत्म हो जाएगा, 2 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी जी। अगर ये छोटे छोटे से आप डिफरेंसेस समझोगे, ठीक है, और ये एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से स्कूल के करिकुलम में ऐड होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं 11th 12th में या उससे कम, बट हमें एक बेसिक पेपर होना चाहिए विच इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस, जो हमें लोगों को सिखाना चाहिए इवन क्लास 9th और 10th में। तो ये हर एक आदमी को एक पैसा क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी न्यूएंसेस हैं, एंड आज की डेट में तो फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। तो ये CBSE और बाकी बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये एक बेसिक नॉलेज दो। बट अगर आप आज नहीं भी है तो मैं तो सबको बोलता हूं कि यार हर अपने बच्चे को CFP कराओ। ठीक है, आज की डेट में उसको फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं भी बनना, ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बच्चे को नहीं अपने लिए भी एक फंडामेंटल पैसा कैसे ग्रो करते हैं वो नॉलेज तो सीखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आप उसको सीखोगे, ठीक है, और किसी अच्छे प्रॉपर प्रोग्राम से, ठीक है, तो आपको एक बेसिकली आपकी एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बन जाएगी। ठीक है, वो स्ट्रांग फाउंडेशन है तो आप फिर एक अच्छे एडवाइजर के साथ काम करो। किसके ऊपर डिपेंड करता है बजाज साहब की? जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, RBI ने बाकायदा बुकलेट निकाला और उसमें उनका फोकस था, वो चाहते थे कि ये स्कूल में बच्चों को ये बताया जाए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि कोई चर्चा नहीं करता, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से। करिकुलम में शामिल करने का मतलब हुआ कि सरकार इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलकर उस पर वहाँ पे ले जाए जहाँ पे बोले कि ये सब ज़रूरी है, स्कूल में से सिखाइए। यहाँ तो स्कूल तो छोड़िए, यहाँ कॉलेज में भी उसके बारे में नहीं जोर दिया। जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ता, जो कॉमर्स नहीं पढ़ता है, उसको यहाँ तो इकोनॉमिक्स करके पढ़ के भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं समझ सकते। बिल्कुल सर, मैंने बोला अगर आपने BCom ऑनर्स किया है, BCom पास किया है, जो कॉमर्स के कोर्स हैं, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट्स और के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा बियॉन्ड द लेवल जी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा चेंज तो करना ही है, बिकॉज देखो बीइंग फाइनेंशियली अवेयर एंड फाइनेंशियली प्रूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये हमें सिखाना ही पड़ेगा। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा, आज की डेट में देखिए हर एक आदमी के पास ये नॉलेज अवेलेबल है। आप जिस भी मर्जी एज पे हो, आपको ये सीखनी चाहिए। हमने तो आज की डेट में, आप मानोगे नहीं, हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है पीपल इन देयर 40s और पीपल इन देयर 50s। इवन दे आर नॉट ओल्ड, इवन दे नीड टू लर्न अबाउट फाइनेंसेस। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्लान लोगों को पता ही नहीं कि भाई रिटायरमेंट का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल को इतना ही नहीं पता कि उनके पास काफी पैसा होता है। बिकॉज आज की डेट में इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, इतने अच्छे, वो जो पहले आपको इन्वेस्टमेंट कराया जाता था, ईपीएफओ में पैसा डालता था, ये आज की डेट में एक नॉर्मल आदमी रिटायर करने वाले के पास 1.5-2 करोड़ रुपए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर वो उसको ढंग से मैनेज करे, 1.5-2 करोड़ में आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, बट अगर आप बोलो 1.5-2 करोड़ में मैं खाली इंटरेस्ट पे जीऊंगा, ठीक है, तो फिर आपकी अच्छी लाइफ नहीं होगी। बट आपको ये सोचना है कि मैंने खाली इंटरेस्ट पे क्यों जीना है। ठीक है, मैं अपना जो 2 करोड़ है उसको भी कंज्यूम करूंगा और इंटरेस्ट को भी कंज्यूम करूंगा। ठीक है ना, आई कैन लिव अ मच बेटर लाइफ। अच्छा, आपने इंश्योरेंस से शुरुआत की थी वजह साहब, तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इस देश में वो थोड़ा चिंता का विषय है। जैसे जब शुरू हुआ तब भी 2.15 के आसपास था, आज की तारीख में भी 4 से बहुत नीचे है, इस साल और कम हो गया है। पूरी दुनिया का औसत जो है वो 7% है। अगर इंश्योरेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो जो उसका पेनिट्रेशन नहीं है उसकी क्या वजह है? हम लोग उनको बताते नहीं हैं, उनको कन्विंस नहीं करते हैं, या फिर लगता है कि जो इससे भी लोग घबराए हुए रहते हैं कि कंपनियां मिससेल करती हैं? नहीं, देखो, इसलिए है बिकॉज हमारे लाइसेंस लोग बहुत कम है। जो इंडिया की रेगुलेशन है, जो इंश्योरेंस में अगर हर एक आदमी को बेचने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक ब्रोकिंग कंपनी में काम करते हो तो आपको एक ग्रेजुएट होना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक खाली एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में मैं, अगर आप बोल रहे हो कि भाई एक कॉमन आदमी को केटर करना है जो 2 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख कमा रहा है, इंश्योरेंस तो उसकी भी नीड है। उसका भी घर है जो उसको बचाना है, उसकी भी गाड़ी है या बाइक है जो उसको बचानी है, उसको कौन बेचेगा? ठीक है, अगर इंश्योरेंस एजेंसी एग्जाम है उसमें महीना लग जाता है। ठीक है, एक हमने पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए इंश्योरेंस में, वो पॉइंट ऑफ सेल के पास प्रोडक्ट्स ही कम है कि भाई मैं 50 लाख रुपए की गाड़ी बेच सकता हूँ, बट मैं 5 लाख रुपए से ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड नहीं बेच सकता। ठीक है, आप इमेजिन करो अगर आज की डेट में मैं, बिकॉज मेरे पास 5 लाख की लिमिट है, ठीक है, किसी आदमी की नीड 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं उसको 5 लाख बेच आता हूँ। ठीक है, और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि 5 लाख और 25 लाख या 5 लाख और 50 लाख के कवर में डिफरेंस इन कॉस्ट ज्यादा नहीं होता। तो जो पहला 5 लाख ही में सबसे ज्यादा क्लेम आता है। ठीक है, तो आप 5 लाख और 50 लाख में अगर आप प्रॉपर किसी एडवाइजर के पास जाके लेते हो सुपर टॉपअप के थ्रू, मे बी 3,000 रुपए का प्रीमियम डिफरेंस होगा। 5 लाख के लिए आप 10,000 रुपए दे रहे हो, 13,000 रुपए देके आपको 50 लाख का कवर मिल सकता है। तो इमेजिन करो आपको क्या लेना चाहिए। बट अगर आपका एडवाइजर ही नहीं बेच सकता, ठीक है, तो आपको रेगुलेशन की समस्या है। तो इसमें है कि भाई हमें इसको थोड़ा फ्री करना है। मेरा जो व्यू है कि ठीक है, हमें इसको मूव करना है कि सर्टिफिकेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ये मेरा कहना है कि हम बोल रहे हैं कि यार आप कोर्स कर लो तो आप बेच सकते हो। मैं बोल रहा हूं आप कोर्स करो ना करो, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम है सिखाने की। वो आपको एक लाइसेंस दे जो आपके आधार नंबर से लिंक्ड है, और अगर आपने मिस सेलिंग की तो आपको लाइफ टाइम बैन होना चाहिए कि आप कोई इंश्योरेंस या किसी म्यूचुअल फंड में काम नहीं कर सकते। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले आओगे कि भाई अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है, तो कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। आज की डेट में इंडियन की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंची, जब नास्कॉम ने डिसाइड किया कि भाई अगर आप एक दूसरी पहली कंपनी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लाते तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो एक जो पहले एक डेवलपर्स गलत काम करते थे, गड़बड़ करते थे, आज की डेट में वो नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने गड़बड़ की और मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया तो मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मैंने चोरी की तो मेरे को अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तो सिमिलरली वो चेंज एक फाइनेंशियल सर्विसेज में चाहिए कि भाई आप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग तो एक इंश्योरेंस कंपनी का काम है या म्यूचुअल फंड का काम है, आप उससे छोड़ के एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाओ कि भाई तेरा लाइसेंस है, तेरा आधार नंबर लिंक्ड है उससे, अगर तुमने मिस सेलिंग करी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में अगर तुम्हारी 3 या 5 वॉयलेशन हो गई
तो यू विल गेट अ लाइफ टाइम बैन, यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री अगेन। तो आप देखिए कि कैसे पेनिट्रेशन भागेगी और कैसे मिस सेलिंग एकदम जीरो हो जाएगी। आज की डेट में आदमी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ठीक है, मैंने सर्टिफिकेशन कर ली, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने मिस सेल कर लिया, आज मुझे एक जॉब से दूसरी जॉब मिल जाएगी। मैं ये कह रहा था बजाज साहब की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे आपने बात की, गोल्ड को थोड़ा सा आपने छुआ, इंश्योरेंस पे आपने बात की, म्यूचुअल फंड पे बात की। प्रॉपर्टी एक ऐसा मार्केट है जिसमें लोगों का बड़ा भरोसा होता है और उनको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं। बट जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है वो ऐसा है जहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ होस्ट ऑफ रीजंस। कुछ धोखे हुए हैं उनके साथ, कुछ जो है वो प्राइस चले गए। मैं स्टेट कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ, फर्ज करिए छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश के दूसरे स्टेट में, इवन मैं फर्ज करिए मैं पटना की बात करता हूँ। मतलब प्रॉपर्टीज के दाम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है उसकी वजह क्या है और क्या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हो तो कैसे वो मिसमैच कैसे मेरे ख्याल से आप कहेंगे तो वो कैसे वो गैप कैसे भरेगा। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ठीक है, और हर एक आदमी के लिए जरूरी है। बट द प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस एकदम बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, और जब एकदम बहुत महंगी हो जाती है और अफोर्डेबल नहीं होती और एक आदमी का काफी हिस्सा पैसा उसकी प्रॉपर्टी में चला जाता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल, बिकॉज ये पैसा कंसंट्रेट हो रहा है थोड़े लोगों के पास। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई को मैच करके प्रॉपर्टी की प्राइसेस बियॉन्ड द लेवल नहीं बढ़ने दी। आप इमेजिन करिए कि दिल्ली में आज की डेट में हाई राइज नहीं अलाउड है, कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक सेफ्टी नहीं है, ठीक है, बट गुड़गांव में सेफ्टी है, गुड़गांव में तो हाई राइजेस अलाउड है, ठीक है, तो कई किलोमीटर दूर जाके आपको सेफ्टी मिल जाती है और दिल्ली में आपको सेफ्टी नहीं मिलती। और दिल्ली में हमने आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी बढ़ा दी है, कितना जो आज की डेट में रीडेवलपमेंट होना चाहिए, आज की डेट में किदवाई नगर की रीडेवलपमेंट हुई, वहां पे हाई राइज बन गई, वो अर्थक्वेक सेफ है, बट अगर एक प्राइवेट बिल्डर प्रॉपर रूल से बिल्डिंग्स बनाए तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें अब चेंज करके एक डिमांड सप्लाई मैनेज करके गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बियॉन्ड द लेवल ना बढ़े, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे पीपल शुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, बिकॉज लोग बोलते हैं कि यार कई एडवाइजर्स भी मिस गाइड करते हैं कि भाई आप रेंट पे रहो। अब क्या हुआ, ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हो या गुड़गांव में रहते हो, पिछले 1.5 साल में रेंट डबल हो गए, ठीक है, तो इमेजिन करो अगर आप 15% अपना इनकम रेंट पे देते थे, आज 30% दे रहे हो, तो आपका लाइफस्टाइल कितना कम हो गया। कनाडा की लोग बोलते हैं क्राइसिस, कनाडा में यूरोप में भी समस्या है, यूरोप में कई जगह पे, कनाडा में प्रॉपर्टी रेंटल्स हैव गॉन अप बाय 3x 4x, ठीक है, अगर आप पहले 10% देते थे और आज आपका रेंटल 50% हो गया आपकी इनकम का, तो आप कैसे जियोगे, ठीक है, इनकम तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकती। तो वेयर गवर्नमेंट कैन मैनेज इट इज मेकिंग श्योर कि सप्लाई इज देयर, हाई राइज अलाउड होनी चाहिए, ठीक है, उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड जरूर बनाइए, आप ऑक्शन करिए लैंड्स के, भाई बेटर प्रोजेक्ट्स आए, हाई राइजेस आए, ये जो एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट की जा रही है उसको दैट नीड्स टू बी काउंटर्ड, ठीक है। जब आप लगा लीजिए उसमें कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, बिकॉज एक बिल्डिंग बनने में आप इमेजिन करो कि कितने जॉब्स क्रिएट होते हैं पीछे, ठीक है, कितना उसमें इक्विपमेंट लगता है, कितनी चीजें लगती हैं और कितने लोगों को, लेबर्स को जॉब मिलती है। बट आप इमेजिन करिए कि अगर आप इसको थोड़ा फ्री कर देते हो, ये ज्यादा ग्रो करे, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करे, ठीक है। हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं, बट आप चाइना का आप देखो, चाइना का जो बूम आया है, इट्स नॉट ओनली कि भाई हम उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, इट्स द स्टैंडर्ड ऑफ देयर पीपल विच हैज गॉन अप। एंड द प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि इंडिया में जो बोलते हैं हमें इंडिया शाइनिंग नहीं दिख रहा, तो इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज नॉट गोइंग अप, and that is not going up because better quality building, high rises, communities are not being allowed in most of the places due to very old property rules, जिसको आज की डेट में चेंज की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक फीलिंग ऑफ गुडविल लाएं, the biggest way of feeling of goodwill is to let the property be free, let beautiful communities come in। जैसे आज गुड़गांव में जाके लोग प्राउड फील करते हैं, यार मेरा क्या घर है, मेरा क्या ये है, मेरे यहाँ पे टेनिस कोर्ट है, मेरे यहाँ पे वो है। दिल्ली में अगर आप सबसे अमीर एरिया में भी रहते हो, आपके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें
तो उससे पूरी इंडिया में एक जो प्रोस्पेरिटी की फीलिंग है वो बहुत बढ़ेगी। और प्रोस्पेरिटी जैसे कि बहुत जरूरी है। जैसे आज की डेट में अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड में देखते हो, लोगों को जो पैसे दिए गए घर बनाने के लिए, तो पीपल इन गांव एंड विलेजेस आर फीलिंग मच मोर प्रॉस्परस बिकॉज सुंदर घर है उनका आज की डेट में। सिमिलरली दैट हैज टू कम टू मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास आल्सो। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है बजाज साहब, क्या उसका क्लास से कोई लेना देना है? जैसे बहुत अमीर है वो भी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, जो मिडिल क्लास का है वो भी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, उसका वो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास से लेना देना है क्या? ना, कोई लेना देना नहीं है। देखिए जैसे मैंने बोला, रिच का मतलब हर एक के लिए अलग होता है, वेल्दी का मतलब अलग अलग होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबको ही चाहिए। ठीक है, जो 3 लाख रुपए कमाता है उसको अपनी 3 लाख की फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए कि मैं 5,000 रुपए बचा सकता हूँ, उससे मैं अपनी जिंदगी कैसे बेटर बनाऊं, मैं बच्चों के गोल कैसे अचीव करूं। जो 15 लाख कमाता है उसके लिए 15 लाख के लिए, जो 50 लाख कमाता है उसके लिए 50 लाख के लिए। तो इसमें जो ये ऐसे कुछ नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक आदमी को चाहिए। कितने आप बिलियनियर्स देखोगे, इतने अमीर होते थे, आज की डेट में पैसा ही नहीं है, बिकॉज जितना पैसा कमाया सारा उड़ा दिया। ठीक है, कितने आपको स्टोरीज मैं बता सकूं। ठीक है, तो आज की डेट में ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप हमेशा बहुत पैसा रहेगा। हम सुनते हैं ना किसानों की स्टोरी जिन्होंने अपने फार्म लैंड इतने हाई रेट पे बेचे और वो पैसा पूरा खर्च कर दिया, गाड़ी ले ली, ये ले ली, गुड़गांव में आसपास बहुत सारे, नोएडा गुड़गांव बाकी में आप स्टोरी सुनिए। ठीक है, इट्स अ सैड स्टोरी। ठीक है, कि सैड स्टोरी है कि मैंने अपनी रियल एस्टेट को कन्वर्ट करके मैंने, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं था। अगर वो उन्होंने, कई उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, मेरे अपना एक लड़का काम करता है, मुझसे पूछ रहा था क्या करूं, मैंने बोला चलो तुम, कहता है उसने 2 एकड़ बेची, मैंने चल तू आगे 5 एकड़ खरीद ले। फिर उसने वो 5 एकड़ थोड़ी आगे जाके खरीद ली, वो भी 30% प्राइस पे। फिर वो 5 एकड़ भी सिटी बढ़ गई, उधर पहुंची, तो उसने बोला कि मैं सर, मैंने अब आपने बताया था, मैंने 5 एकड़ बेच के 8 एकड़ और दूर खरीद ली। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पैसे को ढंग से रोटेट करोगे तो आपके पास, आपके लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। तो ये जो नॉलेज है ना, ये हर एक को चाहिए। ये खाली अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये नॉलेज हर एक के लिए। और हमारी एज ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये नॉलेज सबको पहुंचने दें। अच्छा, यंगस्टर्स को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट कूदने की जरूरत है, कूदना चाहिए, रिस्क है, या पहले फाइनेंशियली अवेयर हो लीजिए, थोड़ी काबिलियत हासिल कर लीजिए? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले कंपनीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लोग हायर करते हैं, हमने अपनी कंपनी में फाइनेंशियल प्लानिंग डेस्क बना रखा है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी डेस्क बना रखा है। तो कंपनीज बोलती है कि फ्रॉड हो रहे हैं, लोग टिक नहीं रहे, अच्छी तरह काम नहीं करते, वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे 80-90% ऑफ द लोग जो फ्रॉड करते हैं या अच्छी तरह काम नहीं करते या डिसओरिएंटेड हैं, उनके वो इसलिए डिसओरिएंटेड है बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली प्रॉस्परस, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। तो हर एक कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी डेस्क बनवाना है, 1-2 लोगों को बिठाएं, एडवाइजर्स, जो उनके लोगों को एडवाइस करें कि आपको क्या इंश्योरेंस लेनी है, क्या इन्वेस्टमेंट लेनी है। मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं आपको 15-15-15 का एग्जाम्पल दे रहा था। अगर आप प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपए आप डालते हैं, ठीक है, 15 साल के लिए, और आपको 7-8% की रिटर्न आती है, आपका पैसा कितना बनेगा? 30-35 लाख रुपए। सेम पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आज की डेट में आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता। तो बट ये एक ऑप्शन, एक एम्प्लॉय को पता तो होनी चाहिए ये ऑप्शन है। एम्प्लॉय को पता तो होना चाहिए कि यार हम 3 लाख का कवर कंपनी से दे रहे हैं, बट तुम 3 लाख से 1 करोड़ रुपए का कवर या 50 लाख का कवर 3,000 रुपए में ले सकते हो। तो ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए कंपनीज हैव टू प्ले अ ह्यूज रोल। ब्रिंग दिस नॉलेज एज अ पर्सन, आपको डिमांड करना पड़ेगा। और जो आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, देखिए स्टॉक मार्केट में इन इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज ट्रेडिंग, इट्स अ बिजनेस। उसमें 90% पीपल विल नॉट मेक मनी ऑन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन ओवर 5 years। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में 2-3 साल ऐसे आएंगे जिसमें हर गधा घोड़ा एक बराबर है। ठीक है, ये आया आफ्टर कोविड, 2-3 साल में हर एक आदमी ने पैसा बनाया। अब पिछले 1-1.5 साल में बीच में पैसा नहीं बनाया, अब पिछले 3 महीने में हर एक आदमी पैसा कमा रहा है, बिकॉज हर स्टॉक, तो एक साइकिल है। ठीक है, आप एक समझिए, इन्वेस्टमेंट में जैसे बोलते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, इट इज बाइंग एंड फॉरगेटिंग।
ठीक है, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं, इनकरेज करते हैं? नहीं, मैं इंकरेज करता हूँ, बट आई इंकरेज थ्रू म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज आपका काम है अपने बिजनेस पे फोकस करना। आप ज्यादा इनोवेटिव मत होइए, ठीक है, बिकॉज जो प्रोस्पेरिटी आती है, पैसा बनता है बाय डूइंग सिंपल थिंग्स, इट इज नॉट बाय डूइंग ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ठीक है, आपने देखा आरबीआई ने भी ये मतलब सेबी ने भी बोला 91% ऑफ द पीपल ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स लूज मनी। ठीक है, डेरिवेटिव्स कौन ट्रेड करता है? जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर, बिकॉज एक जुआ है, नशा है। ठीक है, स्टॉक्स में भी आपकी डेट में आपके पास कितना टाइम है एक स्टॉक को रिसर्च करने के लिए? आप स्टॉक खरीद रहे हो जब मार्केट में जो ऑपरेटर है उसको आगे बढ़ा चुका है, जब वो बेच रहा है तो तब आपको बोल रहे हैं हाँ खरीदो, जब रैली खत्म हो गई है, जब रैली खत्म हो चुकी है उसमें। तो मेरा पॉइंट है, ठीक है, अगर आप बहुत ब्लू चिप में कर रहे हो देन उसमें फिर ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं होता, दैट इज बाइंग एंड होल्ड। और लोग हाँ, तो या तो फिर बट उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू कर दो ना, लेट अ फंड मैनेजर डू इट फॉर यू। समझ गया। टुडे आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसमें अगर आपको ज्यादा ही है उसमें तो कोई चार्जेस भी नहीं है, उसमें भी 50% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लग रहा है, उसमें भी 11-12% की रिटर्न आई है। जब पहले एनपीएस लॉन्च हुआ कितनी क्रिटिसिज्म हुई, ठीक है, बट आज की डेट में देखो कितने अच्छी रिटर्न उन्होंने डिलीवर की है। और लोग वहां भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बजाज साहब, और उनसे पूछो कि आपने फला कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आपको पता है वो कंपनी क्या करती है? लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं पता है। मेरे दोस्त ने बोला, मेरे यार ने बोला, मुझे इसने बोल दिया, तभी पैसा लॉस होता है। ठीक है, जब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, जब गिरेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ सिंपल, अगर आप कंजर्वेटिव है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, अगर आप थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव हैं तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, बट उसमें आपको एक अच्छा एडवाइजर रखना चाहिए जो आपका गाइड हो, आपके साथ मेंटर करे और उसको आप वैल्यू करो। ठीक है, लोग पेनी वाइज पाउंड फुलिश होते हैं कि भाई मुझे अपना, आज की डेट में 60 पैसे का डिफरेंस होता है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन अगर आप डायरेक्ट फंड में जाओ या आप किसी एडवाइजर के फंड में जाओ। ठीक है, अगर आपका 1 करोड़ रुपए का भी कॉर्पस है, 60 पैसे का मतलब आप 60,000 रुपए दे रहे हो, 5,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अगर आपको उसमें अच्छी क्वालिटी का एडवाइजर मिल रहा है तो आप उसको क्यों ना यूज करोगे? मेरे अपने लेवल पे, ठीक है, मेरी अपनी नॉलेज में, मैं भी एक फंड मैनेजर, मैं भी वेल्थ मैनेजर यूज करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट वो डाल सकता है, जितनी ऑपरेशनल मेरे को हेल्प कर सकता है। मेरी मदर बीमार थी, ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल में था, मैं कोई क्लेम में नहीं लगा था, मेरे वेल्थ मैनेजर ने मेरा क्लेम कराया जी, उन्होंने भिजवाया, कोई आदमी आया, पूरी हेल्प की, पूरा पेपर वर्क में हेल्प की, इंश्योरेंस कंपनी में इन्फॉर्म किया, टीपीए से कोऑर्डिनेट किया। अगर मुझे ये सर्विसेज अवेलेबल है तो मैं क्यों ना लूं? तो मेरी बस रिक्वेस्ट है लोगों से, यार पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत होइए। आज की डेट में आप देखो कि इवन सिप्स है, 67% जो सिप बंद होती है म्यूचुअल फंड की, वो है जिन्होंने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स में खरीदी होती है। वेयरएज आप अगर एडवाइजर के थ्रू लेते हो तो 18% या 20% ही बंद होती है। ठीक है, ये ऑब्वियसली नंबर्स डायनामिक है, चेंज होते रहते हैं। बिकॉज कोई आपको चाहिए, जब मार्केट गिर रही है इज द टाइम टू बाय, एंड जब मार्केट बढ़ रही है इज द टाइम टू सेल। यू नीड समबडी टू बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। आने वाले टाइम में अगला 5 साल जो बैंकिंग स्पेस है इस देश में, उसमें क्या चेंजेस देखते हैं, और वही चेंजेस आप इंश्योरेंस सेक्टर में क्या देखते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने कुछ नए रेगुलेशंस लाए, जिसमें कुछ आप देखा कि विदेश की कंपनियां बेच के चली गई। तो अब ऐसे इन दोनों सेक्टर्स में क्या चेंजेस आप देखते हैं नियर टर्म में? चलिए मैं 5 साल का होराइजन आप लेते हैं तो देखिए, बैंकिंग इंडिया में बहुत अच्छी है, स्प्रेड हो रही है। इवन आई एम क्वाइट बुलिश ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आल्सो। ठीक है, अगर उसको भी ढंग से यूज करो, आप समझो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट गारंटीड होता है आरबीआई, यू नो, थ्रू नेशनल इंश्योरेंस। तो अगर मैं, और वो आज की डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जनरली 1-1.5% एक्स्ट्रा देते हैं एफडी। अगर मैं प्रॉपर अपना पैसा डिवाइड करके, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी यूज कर रहा हूँ, उनसे क्रेडिट ले रहा हूँ, बिकॉज जब वो डिपॉजिट लेंगे उनको लोन भी देना पड़ेगा, नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे? ठीक है, तो उससे क्रेडिट भी, तो आई थिंक बैंकिंग में हम स्ट्रांग है। ठीक है,
लोगों को जो आज की डेट में यूपीआई वगैरह सिस्टम्स आए हैं, बहुत अच्छा है, हर एक आदमी बैंक यूज कर रहा है, और बैंकिंग सेक्टर एंड बैंकिंग इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इंश्योरेंस में भी आई थिंक दे आर थोड़ी सी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को इम्पैनल करना, ट्रेन करना, एडवाइजर्स बनाना, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इंश्योरेंस से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज की डेट में बेहतर प्रोडक्ट्स के रेंज और आए मार्केट में तो अच्छा नहीं होगा। देखो वही मैं बोल रहा हूँ, बट सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचानी है। अगर बेचने वाला ही नहीं है तो आप कैसे होएगा? बेचने वाला राइट प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा, बेचने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे बिल्कुल कोई कंसंट्रेशन नहीं की गई, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। और बड़ा सिंपल है, पूरी दुनिया में उसको सॉल्व कर लिया है बाय सिंपली मेकिंग अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि भाई तेरा लाइसेंस है, अगर तूने गलत काम किया तो तेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं होएगा, फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आदमी गलत करने से 10 बार डरेगा। आप इमेजिन करो, अगर किसी को बोलो चोरी करो और तुम्हारे पे कोई जेल नहीं है, तो हर एक आदमी चोरी करेगा, ठीक है। और ये दुनिया में हुआ ही है, कई कैलिफोर्निया, कई स्टेट्स में अगर इतने अमाउंट तक का पैसा उठा लेते हो तो कोई उस पे नहीं है, और कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। सिमिलरली ये हमें इसको कंट्रोल बनाना बहुत जरूरी है। और जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनीज की कि भाई मैं बेटर प्रोडक्ट लाऊं, कंपटीशन लाऊं, बट इसमें ये मेरा जो व्यू है, एक तो बोलना कि बेटर प्रोडक्ट ला दो, मेरे हिसाब से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी, जैसे बिजनेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ता है, तब बेटर प्रोडक्ट्स आते हैं। चलिए बजाज साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आज के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी हमारी बेहतर हो जाए। काश मैं इससे पहले ये ज्ञान लेता तो मैं और बेहतर प्लान कर पाता लाइफ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी कभी लेट नहीं है, तो जैसे मैंने बोला रिटायरमेंट प्लानिंग, जी, ठीक है, अगर आप अभी भी करोगे तो यू विल लिव अ मच बेटर लाइफ देन यू आर लिविंग टुडे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।